आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जो सच में किसी भव्य सिनेमाई महाकाव्य से कम नहीं है। ये कहानी सिर्फ एक राजनेता के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसे विजनरी की है जिसके फैसलों ने आधुनिक भारत के एक बड़े हिस्से की तस्वीर ही बदल कर रख दी। हम एन चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं। उनके जीवन के गहरे उतार चढ़ाव, उनका स्टेट बिल्डिंग का नजरिया और कभी हार ना मानने का वो जज्बा, ये सब मिलकर एक बहुत ही दिलचस्प फीनिक्स आर्क बनाते हैं। तो चलिए इस कहानी के पन्नों को एक एक करके पलटते हैं। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और नाटकीय हिस्सा इसके दोनों छोर हैं। जरा सोचिए, कहानी शुरू होती है 1950 में नरवा रीपल्ले नाम के एक बहुत ही छोटे से गांव में एक साधारण किसान परिवार से, और दूसरी तरफ है 2026 का वो महत्वाकांक्षी लक्ष्य, एक पूरे राज्य को ग्लोबल टेक स्टेट में बदलने का विजन। एक इंसान की शुरुआत कितनी जमीनी हो सकती है और उसका प्रभाव कितना वैश्विक हो सकता है, ये विरोधाभास अपने आप में हैरान करने वाला है। शुरुआती दिनों की बात करें तो चित्तूर में पैदा हुए नायडू का बचपन काफी संघर्ष भरा था। स्रोत बताते हैं कि स्कूल जाने के लिए रोज मीलों पैदल चलना पड़ता था, लेकिन इसी मेहनत ने नींव मजबूत की। अर्थशास्त्र में मास्टर्स किया, छात्र राजनीति में कदम रखा और फिर उन्होंने बहुत तेजी से छलांग लगाई। सिर्फ 28 साल की उम्र में कैबिनेट मंत्री बन जाना कोई छोटी बात नहीं थी। राजनीति के गलियारों में उन्हें एक युवा तुर्क के रूप में देखा जाने लगा था। लेकिन जो असली रणनीतिक मोड़ आया वो 1980 के दशक का था। दिग्गज अभिनेता और राजनेता एन.टी. रामाराव की बेटी से शादी के बाद उनका राजनीतिक रास्ता पूरी तरह बदल गया। अपनी पुरानी पार्टी छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी में आना एक बड़ा कदम था। यहीं से उनका उदय एक मास्टरमाइंड के रूप में हुआ। पर्दे के पीछे रहकर एक पूरी राजनीतिक मशीनरी को खड़ा करना और पार्टी के विस्तार का खाका तैयार करना, ये सब एक कुशल वास्तुकार की तरह किया गया। और फिर आता है 1995 का वो समय जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। यहीं से सीईओ चीफ मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। ये विरोधाभास देखिए, एक तरफ ठेठ कृषि पृष्ठभूमि से आने वाला किसान का बेटा और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जो सीधा बिल गेट्स को फोन मिलाता है और उन्हें हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस खोलने के लिए मना लेता है। ये वो कदम था जिसने दुनिया को बता दिया कि ये विजन किसी एक शहर तक सीमित नहीं रहने वाला है। 1995 से 2004 के बीच जो हुआ उसने एक तरह से क्रांति ला दी। हैदराबाद का वो साइबराबाद में बदलना, आज जो हम गूगल, अमेज़न और फेसबुक के बड़े बड़े ऑफिस देखते हैं, उन सब की जमीन इसी दौर में तैयार हुई थी। इसके साथ ही विजन 2020 लॉन्च किया गया, एक ऐसा मास्टर प्लान जो इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षा को दशकों आगे ले जाने की बात करता था। और हाँ, ई गवर्नेंस, सरकारी फाइलों को कंप्यूटर पर लाना ताकि भ्रष्टाचार कम हो और पारदर्शिता बढ़े। उस समय के हिसाब से ये बहुत ही एडवांस सोच थी। लेकिन हर महाकाव्य में, हर बड़ी कहानी में एक ऐसा दौर आता है जहां सब कुछ ठहर जाता है। तकनीकी विकास अपनी जगह था, लेकिन ग्रामीण इलाकों में सूखे और असंतोष ने 2004 में एक करारी हार का सामना करवाया। और यहीं से शुरू हुआ पूरे 10 साल का राजनीतिक वनवास। ये वो दशक था जब सत्ता पास नहीं थी और अब तक के बनाए गए विजन की सबसे कठिन परीक्षा हो रही थी। हालांकि ये 10 साल सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठने वाले नहीं थे। ये दौर था आत्ममंथन का। इस दौरान कई लंबी पदयात्राएं हुईं। सोचिए, एक ऐसा नेता जो कभी ग्लोबल सीईओ के साथ बैठकें करता था, वो अब फिर से गांव की धूल फाक रहा था। लोगों के बीच चलना, उनकी तकलीफें समझना और ये स्वीकार करना कि कहाँ चूक हुई है, ये राजनीति की जड़ों की ओर वापस लौटने जैसा था। फिर आया 2014 और इसके साथ आया एक ऐसा अप्रत्याशित संकट जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। राज्य का बंटवारा हो गया और सबसे बड़ा झटका क्या था? जिस हैदराबाद को उन्होंने अपने हाथों से ग्लोबल आईटी हब बनाया था, वो अब तेलंगाना के पास था। आंध्र प्रदेश के पास ना तो अपनी कोई राजधानी बची थी और ना ही सरकारी खजाना। सब कुछ जीरो पर आ गया था। ऐसे गंभीर और अभूतपूर्व संकट से राज्य को निकालने के लिए एक बेहद अनुभवी और मजबूत नेतृत्व की ही जरूरत थी। और इसी जीरो से जन्म हुआ अमरावती का। ये कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था। पहला कदम था एक बिल्कुल नई विश्वस्तरीय ग्रीनफील्ड राजधानी का सपना देखना। लेकिन भाई, इतने बड़े शहर के लिए जमीन लाएंगे कहां से? इसके लिए जो दूसरा कदम उठाया गया वो दुनिया भर के लिए एक केस स्टडी बन गया, लैंड पूलिंग। बिना कोई जोर जबरदस्ती किए हजारों किसानों को समझाया गया और उन्होंने स्वेच्छा से अपनी हजारों एकड़ जमीन सरकार को दे दी। ये जनता के भरोसे का एक बहुत ही शानदार उदाहरण था।
लेकिन कहानी का सबसे अंधकारमय हिस्सा अभी आना बाकी था। अमरावती का काम बस रफ्तार पकड़ ही रहा था कि 2019 के चुनावों में एक बेहद करारी हार मिली। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 2023 में कौशल विकास के एक कथित मामले में उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। इस घटना ने न सिर्फ उनके परिवार को बल्कि पूरे राज्य की राजनीति को भीतर तक झकझोर दिया। स्रोत बताते हैं कि राजनीतिक सफर में यह निस्संदेह उनका सबसे कठिन और लोएस्ट पॉइंट था। पर कहते हैं ना, असली फीनिक्स वही है जो अपनी ही राख से उठकर फिर से आसमान छू ले। 2024 का साल एक ऐसी ऐतिहासिक वापसी लेकर आया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की थी। एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये दशकों के अनुभव, संघर्ष और जनता के उस अटूट विश्वास की जीत थी जो इतने गहरे संकट के बाद भी डिगा नहीं। और आज पूरी ऊर्जा 2026 के मिशन पर केंद्रित है। टारगेट बिल्कुल साफ है। सबसे पहले अमरावती का पुनरुद्धार, जो सपने बीच में रुक गए थे उन्हें फिर से उसी भव्यता के साथ शुरू करना। दूसरा है P4 मॉडल, यानी पब्लिक, प्राइवेट और पीपल पार्टनरशिप, ताकि विकास का फायदा समाज के आखिरी इंसान तक पहुंचे। और तीसरा है पोलावरम प्रोजेक्ट, जो राज्य के किसानों के लिए जीवन रेखा है। इस उम्र में भी स्टेट बिल्डिंग का ऐसा जोश सच में हैरान करता है। अगर हम उनके अब तक के इस पूरे सफर पर एक नजर डालें तो ये महज कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि एक राज्य के इतिहास के मील के पत्थर हैं। 1978 के उस युवा मंत्री से लेकर 1995 के सीओ मुख्यमंत्री तक, 1998 में दावोस में पूरे भारत का झंडा बुलंद करना, 2014 में एक टूटे हुए राज्य को फिर से खड़ा करने की चुनौती लेना और 2024 में चौथी बार मुख्यमंत्री बनना। ये सब एक ऐसे शिल्पकार की कहानी कहते हैं जिसने दशकों तक अपनी दूरदृष्टि से राजनीति को दिशा दी है। इस पूरी भव्य यात्रा को, इस कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा को अगर हमें समझना हो तो उनका ये एक विचार सब कुछ साफ कर देता है। प्रौद्योगिकी मेरा जुनून है, विकास मेरा मिशन है और लोगों का कल्याण मेरा गंतव्य है। ये कोई आम राजनीतिक नारा नहीं है, ये एक ऐसी कोर फिलॉसफी है जिसने हर नीति, हर फैसले को चलाया है। सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये मूल विजन हमेशा अपनी जगह कायम रहा। तो इस गहन विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गंभीर और बड़ा सवाल हमारे सामने छूट जाता है। क्या 70 की उम्र पार करने के बाद भी तकनीक और एक मजबूत विजन किसी राज्य की तकदीर फिर से बदल सकते हैं? चंद्रबाबू नायडू की एक कहानी तो यही साबित करती है कि दृढ़ संकल्प के आगे उम्र सिर्फ एक संख्या है। राजनीति सिर्फ सत्ता पाने का खेल नहीं, बल्कि कुछ नया रचने और निर्माण करने की एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। इसी दमदार विचार के साथ आज का हमारा ये विश्लेषण यहीं संपन्न होता है। इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।